भारतीय क्रिकेट में ना इस वक्त दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू लग रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ पुरुष टेस्ट टीम है जो घर पर एक ऐसी हार से जूझ रही है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और वजह अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ महिला टीम वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रही है। उनका भविष्य तो बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ दो टीमों की कहानी है या कुछ और है। नहीं, ये एक ही सिस्टम के अंदर की दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ गहरी निराशा है, बिखराव है, तो दूसरी तरफ उम्मीद है, एक मजबूत योजना है और कामयाबी है। यही तो हैरान करने वाली बात है। एक ही बोर्ड, एक ही सिस्टम, तो फिर इतने अलग नतीजे कैसे? बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पुरुष टीम के साथ आखिर गलत क्या हुआ? क्या ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का खराब फॉर्म है या जड़ें ज्यादा गहरी हैं? और महिला टीम की सफलता का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय क्रिकेट के भविष्य को कौन सी ताकतें, पैसा, सिस्टम और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी आकार दे रही हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी इसी तरह की मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। हाल के मैचों के नतीजे हैं, कोचिंग पर तीखा विश्लेषण है, बीसीसीआई की चौंकाने वाली वित्तीय रिपोर्ट है। और एक मशीन लर्निंग पर रिसर्च पेपर भी है। हाँ, जो शायद भविष्य का रास्ता दिखा सकता है। चलिए इन सब की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबको हिला के रख दिया है। भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार। और ये कोई मामूली हार नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारना, रनों के लिहाज से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी घरेलू हार है। हाँ, और ये हार इसलिए भी ज्यादा चुभती है क्योंकि ये घर पर हुई है जहां हम अजय माने जाते थे। वही तो। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये भारत की घर पर तीसरी टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश है और पिछले 2 सालों में दूसरी। 2024 में न्यूजीलैंड से भी हम 0-3 से हारे थे। एग्जैक्टली और इस बात को भी समझिए कि दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद भारतीय धरती पर कोई टेस्ट सीरीज जीती है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं था, ये एक पैटर्न है। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले गाज गिरती है कोच पर। गौतम गंभीर को हटाने की मांग तुरंत तेज हो गई। होनी ही थी। उनके रिकॉर्ड को देखें तो शायद ये मांग जायज भी लगती है। पिछले 13 टेस्ट में सिर्फ 4 जीत और 8 हार। ये आंकड़े तो किसी भी कोच को सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। और सतही तौर पर देखें तो कोच को बदलना सबसे आसान समाधान लगता है। हमेशा यही होता है। लेकिन हमारे पास एक लेख है जो कहता है कि सिर्फ गंभीर को हटाना वो समस्या का हल नहीं है। अच्छा। क्योंकि असल समस्या सिस्टम में है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। और ये सिस्टम 3 बड़ी वजहों से चरमरा रहा है। तो ये क्या वजह है? क्योंकि यही समझना सबसे जरूरी है। पहली वजह है वो जिसे कहते हैं जबरदस्ती का बदलाव। जबरदस्ती का बदलाव? हाँ, टीम में एक पीढ़ी का बदलाव तो होना ही था, लेकिन इसे बहुत ही बेढंगे तरीके से किया गया। वरिष्ठ खिलाड़ियों के करियर को बिना किसी उत्तराधिकार योजना के, बिना ये सोचे कि उनकी जगह कौन लेगा, अचानक खत्म कर दिया गया। तो ये एक ऑर्गेनिक बदलाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां युवा खिलाड़ी धीरे धीरे जगह बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसे टीम पर थोपा गया, जिसका नतीजा हम मैदान पर देख रहे हैं। मतलब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ तैयार ही नहीं थी और हमने अपने अनुभवी खिलाड़ियों का बाहर कर दिया। ठीक यही हुआ। और इससे जुड़ा है दूसरा मुद्दा, प्रतिभा का टूटा हुआ रास्ता। घरेलू क्रिकेट वाला मामला? हाँ, घरेलू क्रिकेट जो किसी भी देश में क्रिकेट की रीढ़ होती है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, उसके प्रदर्शन को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मोहम्मद शमी है। बिल्कुल, उनका मामला तो बहुत ही दुखद है। हाँ, शमी का मामला तो समझ से परे है। उन्होंने रणजी में वापसी की, अपनी फिटनेस साबित की, फॉर्म दिखाया, लंबे स्पेल्स फेंके, विकेट लिए। ये सब चयनकर्ताओं को दिखाने के लिए कि वो तैयार हैं। और फिर भी उन्हें टेस्ट टीम में नहीं चुना गया। इससे घरेलू क्रिकेट खेलने वाले हजारों खिलाड़ियों को क्या संदेश जाता है? यही कि रणजी में चाहे आप पहाड़ भी क्यों न तोड़ दें, टीम में आने का रास्ता वो कुछ और ही है। लेकिन क्या इसका एक कारण आईपीएल भी नहीं है, जहां एक अच्छा सीजन आपको सीधे टीम इंडिया का दरवाजे पे ले आता है, भले ही आपका 4 दिवसीय क्रिकेट का रिकॉर्ड कैसा भी हो? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। क्या रणजी की अहमियत कम हो गई है? यही तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है, चयन समिति की गड़बड़ियां। चयन प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। क्यों किसी को चुना गया, क्यों किसी को नहीं? इसका कोई तार्किक कारण सामने नहीं आता।
चयनकर्ताओं अजीत अगरकर और शिव सुंदर दास की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं, खासकर कुलदीप यादव को पूरी सीरीज से बाहर रखने के फैसले पर। एक विश्व स्तरीय स्पिनर जो मैच का रुख बदल सकता है, वो पानी पिलाता रहा और टीम हार गई। यही तो हो रहा है। और अब तो खबरें ये भी हैं कि सिर्फ कोच ही नहीं, पूरे सपोर्ट स्टाफ पर भी तलवार लटक रही है। गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्केल और सहायक कोच रायन टेंडोशेट, उन्हें भी हटाया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे घर की नींव में दिक्कत है और हम दीवारों पर नया पेंट करने की सोच रहे हैं। एकदम सही उपमा है। 1 साल के कार्यकाल में मोर्केल एक भी नया तेज गेंदबाज तैयार नहीं कर पाई हैं। तो कुल मिलाकर ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत विफलता की तस्वीर है, जहां हर हिस्सा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये तो हुई अंधेरे की बात, पर क्या भारतीय क्रिकेट में कहीं रोशनी भी है? बिल्कुल है। क्योंकि महिला टीम की कहानी तो कुछ और ही कह रही है। वो हाल ही में 2025 का वनडे वर्ल्ड कप जीत कर लौटी हैं। वहां का माहौल तो बिल्कुल अलग लगता है। बिल्कुल। वहां आत्मविश्वास है, एक साफ योजना है और जीत का जज्बा है। जहां पुरुष टीम बिखरी हुई लग रही है, वहीं महिला टीम एक मजबूत इकाई की तरह दिख रही है। अब उनका अगला लक्ष्य T20 वर्ल्ड कप है। हाँ, और उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 21 दिसंबर से श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 आई सीरीज से। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो ये नहीं कि वो एक और सीरीज खेल रही हैं। बात यह है कि यह सीरीज 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की आधिकारिक शुरुआत है। 2 साल पहले से तैयारी। सोचिए, 2024 संस्करण में वे पहले ही दौर में बाहर हो गए थे और टीम मैनेजमेंट ने उस हार से सबक लेकर एक लंबी अवधि की योजना बनाई है। ये तो पुरुष टीम की सोच से बिल्कुल उल्टा है। एकदम। जहां हम अगली सीरीज से आगे का सोच ही नहीं पा रहे। हाँ। पर सवाल यह है कि महिला टीम में ऐसा क्या सही हो रहा है जो पुरुष टीम में नहीं हो रहा? इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण है विमेन्स प्रीमियर लीग, यानी WPL। WPL ने तो सब कुछ बदल दिया है। हाँ, WPL ने न सिर्फ नई प्रतिभाओं को खोजा है, बल्कि उन्हें बड़े नामों के साथ और दबाव में खेलने का अनुभव दिया है। हाँ, बिल्कुल। अब एक युवा खिलाड़ी सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आकर घबराती नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पहले ही बड़े सितारों के साथ या उनके खिलाफ खेल चुकी होती है। सही बात है। और दूसरा कारण है कोचिंग और नेतृत्व में स्थिरता। वहां बार बार बदलाव नहीं हो रहे, खिलाड़ियों को अपनी भूमिका पता है। तो एक तरफ लंबी अवधि की सोच, एक स्थिर सिस्टम और WPL जैसा एक मजबूत ढांचा है, और दूसरी तरफ बस अगली सीरीज बचाने की चिंता। इन दो बिल्कुल अलग कहानियों की जड़ क्या है? सिस्टम को समझने के लिए शायद हमें पैसे की बात करनी होगी, और जब हम BCCI की बात करते हैं तो हम बहुत बड़े पैसे की बात कर रहे हैं। हम इतने बड़े पैसे की बात कर रहे हैं जो दुनिया के कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हैं। ये आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमारे स्रोतों से मिले हैं। वित्तीय वर्ष 24 में BCCI की कुल आय थी 9,741.71 करोड़ रुपए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए। और इसमें से भी अकेले IPL ने कमाए 5,761 करोड़ रुपए, आधे से भी ज्यादा। अब इन आंकड़ों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ECB, जो क्रिकेट का जनक माना जाता है, हाँ, उसकी सालाना आय है लगभग 3,000 करोड़ रुपए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आय करीब 2,200 करोड़ रुपए है। और BCCI इन दोनों बोर्ड की कुल कमाई से भी लगभग 2 गुना कमाता है। वो एक क्रिकेट बोर्ड नहीं, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है? इतनी ज्यादा वित्तीय ताकत का असर क्या होता है? तो विरोधाभास देखिए, जिस IPL ने भारतीय क्रिकेट को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बनाया, वही आज टेस्ट क्रिकेट की जड़ों को खोखला कर रहा है। कहीं ना कहीं हाँ, ये वित्तीय शक्ति BCCI को दुनिया में बहुत प्रभाव देती है, लेकिन ये प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करती है। IPL वित्तीय इंजन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट की उपेक्षा हो रही है? पैसा आ रहा है पर कीमत चुकानी पड़ रही है खेल की आत्मा से। मतलब हम एक तरह से खेल के सबसे जरूरी प्रारूप में अपनी गिरावट के लिए खुद ही पैसा दे रहे हैं, कह सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमें हाल ही ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए चुनी गई वनडे टीम में साफ दिखता है। वो चयन तो मतलब विसंगतियों का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, वो चयन सूची तो कई सवाल खड़े करती है और दिखाती है कि समस्या कितनी गहरी है। ऐसा लगता है कि चयन के पीछे कोई तर्क या रणनीति है ही नहीं। कुछ फैसलों को तो समझना ही मुश्किल है, जैसे टॉप ऑर्डर में जगह खाली होने के बावजूद संजू सैमसन को बाहर रखा गया, जबकि खिलाड़ी 2 साल पहले अपने आखिरी वनडे में शतक बनाकर गया था, और उसे टीम में जगह नहीं मिलती।
और अक्षर पटेल को भी नज़रअंदाज किया गया है, जबकि वो वाइट बॉल क्रिकेट में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने मुश्किल हालात में 31 और 44 रनों की पारियां खेली थीं। और मोहम्मद शमी का मामला तो वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें तो जैसे सिस्टम भूल ही गया है। और सबसे अजीब बात, टीम में 3-3 विकेट कीपर केएल राहुल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल शामिल किए गए हैं। 3, इसका क्या तर्क हो सकता है? ये चयन तो पूरी तरह से मनमाना लगता है। क्या चयन का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है हमारे पास? क्या हम 2025 में भी बस अंदाजे पे टीम चुन रहे हैं? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि एक तरफ चयनकर्ता ऐसे फैसले ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जो बताता है कि हमारे पास 91.5% सटीक मशीन लर्निंग मॉडल मौजूद है जो खिलाड़ी के प्रदर्शन का आकलन कर सकता है। एक मिनट, आप करिए कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जो 91% से ज्यादा सटीकता से बता सकता है कि कौन सा बल्लेबाज चलेगा, और हम फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये अविश्वसनीय लगता है ना? ये मॉडल काम कैसे करता है? इसका मूल विचार बहुत दिलचस्प है। हाँ। ये सिर्फ औसत या स्ट्राइक रेट जैसे पारंपरिक आंकड़े नहीं देखता। ये मॉडल मैच की स्थितियों, विरोधी टीम की ताकत, पिच का मिजाज और दबाव के क्षणों के आधार पर खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि खिलाड़ी ने क्या किया, बल्कि ये भी देखता है कि उसने कैसे और किन परिस्थितियों में प्रदर्शन किया। तो ये एक तरह से प्रदर्शन का 360 डिग्री विश्लेषण है। बिल्कुल। अगर ये तकनीक इतनी सटीक है जैसा कि शोध पत्र दावा करता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या डेटा पर आधारित एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया उन समस्याओं को हल कर सकती है जो आज टीम को परेशान कर रही हैं? जहां पक्षपात या व्यक्तिगत पसंद की गुंजाइश कम से कम हो। एग्जैक्टली। ये पारंपरिक तरीकों और भविष्य की तकनीक के बीच का टकराव है। क्या हम पुरानी व्यक्तिपरक सोच पर टिके रहेंगे, जहां किसी चयनकर्ता को लगता है कि ये खिलाड़ी अच्छा करेगा, या फिर हम एक वस्तुनिष्ठ डेटा आधारित प्रणाली अपनाएंगे जो हमें बेहतर नतीजे दे सकती है? ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक शानदार ऑर्केस्ट्रा को दुनिया के सबसे अच्छे वाद्य यंत्र दें, लेकिन उन्हें ये ना बताएं कि कौन सी धुन बजानी है। क्या बात कही है। हमारे पास प्रतिभा है, पैसा है, यहाँ तक कि तकनीक भी है, पर दिशा नहीं है। तो आज की हमारी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है। पुरुष टेस्ट टीम प्रणालीगत समस्याओं, दिशाहीन चयन और एक टूटे हुए घरेलू ढांचे के कारण गहरे संकट में है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ महिला टीम एक स्पष्ट विजन, लंबी अवधि की योजना और YPL जैसे मजबूत सिस्टम के दम पर आत्मविश्वास से भविष्य की ओर देख रही है। और इन दोनों कहानियों के केंद्र में है BCCI, जो दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उसकी चयन प्रक्रिया में काफी भ्रम और अपारदर्शिता है। तो ये सारे स्रोत एक ऐसे क्रिकेट इकोसिस्टम की तस्वीर पेश करते हैं जो एक चौराहे पर खड़ा है। हाँ, उसके पास अभूतपूर्व वित्तीय शक्ति और प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेल के सबसे प्रतिष्ठित प्रारूप यानी टेस्ट क्रिकेट में दूरदर्शिता और प्रक्रिया की कमी साफ दिख रही है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए इसे कैसे समेट सकते हैं? इसका कुल मतलब क्या है? मतलब साफ है। एक तरफ IPL की चमक और पैसा है जो बोर्ड को चला रहा है, और दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट की नींव है जो उसी पैसे के दबाव में दरक रही है। और ये दरारें अब सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि मैदान पर हार के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। सुनने वालों के लिए आखिरी विचार ये है, जैसे जैसे हम 2026 T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों की ओर बढ़ रहे हैं, असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैदान पर कौन से 11 खिलाड़ी होंगे। असली सवाल ये है कि क्या मैदान के बाहर का सिस्टम उन्हें सही मायने में समर्थन देने के लिए फिर से बनाया जाएगा? क्या भारतीय क्रिकेट एक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा आधारित संरचना को अपनाएगा, या उन्हीं पुरानी अपारदर्शी तरीकों पर निर्भर रहेगा जिन्होंने मौजूदा संकट को जन्म दिया है? भविष्य का नतीजा इसी सवाल के जवाब में छिपा है।